हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। झारखंड के स्कूलों में बच्चों के बनेंगे नए आधार कार्ड, लगेगा कैंप। झारखंड के सरकारी स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों का नया आधार कार्ड बनेगा। वहीं जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड बना हुआ है उनका अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का नया आधार रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 5 साल से अधिक उम्र के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड नहीं बना है उनका भी नया रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इनके अलावा 5 से 7 वर्ष के और 15 से 17 वर्ष के वैसे बच्चे जिनका आधार कार्ड बन चुका है उनका आधार में अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक अपडेशन किया जाएगा। फिजी यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के लाल बाबूलाल हेम्ब्रम ने किया कमाल, जीता गोल्ड मेडल। फिजी में चल रहे यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के बाबूलाल हेम्ब्रम ने कमाल कर दिया है और 49 किलो वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्हें गोल्ड मेडल मिला है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए झारखंड के मंत्री बना गुप्ता ने ट्वीट कर कहा है कि जोहार, फिजी में झारखंड का दम दिखा है। बड़ी खुशखबरी आपके साथ साझा कर रहा हूं कि फिजी में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में झारखंड के लाल बाबूलाल हेम्ब्रम ने नए रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। बता दें कि झारखंड राज्य खेल प्रोत्साहन सोसाइटी के प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह की देखरेख में बाबूलाल पिछले कई सालों से वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। बाबूलाल हेम्ब्रम की इस सफलता पर झारखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के महासचिव अनिल जायसवाल ने उसे बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल और उनके प्रशिक्षक गुरविंदर सिंह आने वाले दिनों में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। फिजी में यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता 16 से 21 सितंबर तक आयोजित है। इस प्रतियोगिता में दुनिया के कई देशों के वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। पैसे लेने का आरोपी सामाजिक बैठक से गायब। आरोपी पूर्वी टुंडी के टेसरटांड स्कूल मैदान में सोनोत संथाल समुदाय की सामाजिक बैठक में पैसे लेने नहीं पहुंचा। समाज ने मामले को केंद्रीय समिति को सौंप दिया है। कंपनी चलाने के नाम पर पैसे लेने के आरोपित धनबाद जिले थाना पूर्वी टुंडी पिपराटांड निवासी श्रीलाल सोरेन नहीं पहुंचे। इस दौरान बैठक के नेता संदीप हांसदा ने कहा कि रूपण पंचायत की युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों का केस संभालने वाले मुख्य आरोपी श्रीलाल सोरेन बैठक में मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा कि आरोपी का सामाजिक बैठक में उपस्थित नहीं रहना समाज के लिए अपमानजनक है। मामले को सोनोत संथाल समाज की केंद्रीय कमेटी के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय कमेटी के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। श्रीलाल सोरेन को केस मैनेज करने के नाम पर आरोपी के परिजनों से पैसे लेने का दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें डालसा पीएलवी पद से भी निलंबित कर दिया गया। इस बैठक में बाबूराम मांझी, लखीकांत सोरेन, मनोज मरांडी, बोधिनाथ बेसरा, होपेना मुर्मू आदि उपस्थित थे। छिनतई व बाइक चोरी में शामिल 2 अपराधी गिरफ्तार। छिनतई और बाइक चोरी में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों में किशोरगंज का और जालान रोड का रहने वाला विकास कुमार शामिल है। इनके पास से चोरी का 3 मोबाइल, 4 बाइक, 1 स्कूटी समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। इन दोनों को पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड से गिरफ्तार किया। इसको लेकर सोमवार को चुटिया थाना की पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों के द्वारा 13 सितंबर को शोभा कुमारी नाम के महिला से चुटिया थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास हाथ से मोबाइल फोन छिनतई कर भागने की घटना को अंजाम दिया था। दोनों अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पर उनकी निशानदेही पर इनके द्वारा रांची शहर के विभिन्न जगहों से चोरी किए गए 4 बाइक और 1 स्कूटी बरामद किया गया। ट्रेन की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत। चक्रधरपुर रेल मंडल के मनोहरपुर के सोनपोखरी गांव के पास ड्यूटी पर तैनात रेलकर्मी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई।
सोमवार की सुबह धनेश्वर सोनपोखरी के पास रेलवे लाइन पर ड्यूटी पर था। इसी दौरान पोल संख्या 364-24 डाउन लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की सुबह हावड़ा अहमदाबाद ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डॉक्टर की लापरवाही से गई कैदी की जान। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होठवार में कैदी रामनंदन यादव के पुत्र जिरी यादव की मौत के मामले में जेल चिकित्सक डॉक्टर कासिम असगर के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। इस संबंध में जेल आईजी ने अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि डॉक्टर कासिम असगर की लापरवाही के कारण मरीज को समय पर इलाज के लिए रिम्स नहीं भेजा जा सका और उसकी मौत हो गई। जेल आईजी की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर डॉक्टर कासिस असगर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। रामनंदन यादव की मौत को लेकर मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज किया गया है। मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज होने के बाद इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद मामले की जांच के लिए जेल आईजी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। जांच कमेटी के 2 सदस्य अवर सचिव कारा निरीक्षक अरिवंद कुमार और सहायक कारा महानिरीक्षक तुषार रंजन गुप्ता ने घटनास्थल का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सौंपी। लापता युवक का शव तीसरे दिन कुएं से बरामद। गांडेय थाना क्षेत्र के भोगतिया लोहारी गांव स्थित एक कुआं से गांडेय पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि मृतक के पिता परमेश्वर ठाकुर ने रविवार शाम गांडेय थाना में आवेदन देकर अपने पुत्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। आवेदन मिलने के बाद पुलिस लगातार युवक की तलाश कर रही थी। पिता परमेश्वर ठाकुर ने कहा कि गांव के ही 3 युवक जागेश्वर सिंह, रामानंद सिंह और संदीप तुरी शनिवार की रात लगभग 11 बजे अरविंद ठाकुर को अपने घर सड़क पर बुलाया, जिसके बाद रात भर अरविंद ठाकुर घर नहीं पहुंचा। आवेदन मिलने के बाद पुलिस लगातार युवक की तलाश कर रही थी। जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम एक ग्रामीण बांस का पत्ता तोड़ने कुआं के पास पहुंचा, जहां उसने शव को कुआं में तैरते देखा। फिर ग्रामीण के हो हल्ला पर अन्य ग्रामीण जमा हुए और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर गांडेय थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर थाना ले आए। साथ ही शव मिलने की सूचना पर मृतक के परिजन भी थाना पहुंचे। माना जा रहा है कि युवक की हत्या करके शव को कुआं में फेंका गया है। मामले की जांच को लेकर पुलिस ने पूछताछ के लिए मृतक की प्रेमिका सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है। संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की जा रही है। लगातार बारिश का असर। मसानजोर डैम के पास हुआ हादसा। पहाड़ से गिरे पत्थर। लगातार बारिश के बाद मयूराक्षी नदी पर अवस्थित दुमका मसानजोर डैम पर बने पुल के पास भूस्खलन हुआ है। अचानक पहाड़ से कई बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे, जिसकी चपेट में आकर सुरेश माल और संजय मुर्मू की दुकान धराशायी हो गई। गनीमत यह रही कि लगातार बारिश की वजह से दोनों दुकानें बंद थीं, अन्यथा एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। संजय और सुरेश पहाड़ी के नीचे अपनी दुकान पर स्टेशनरी और गिफ्ट के सामान, कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य पेयजल समेत मसानजोर डैम का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए अन्य सामग्री की दुकान चलाते थे। लेकिन दुकान के ध्वस्त होने से दोनों व्यवसायी सड़क पर आ गए हैं और दोनों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ है। यह घटना रानी बहाल शीत पहाड़ी कोलारकोंदा पथ पर हुई है। इससे दुकानें तो नष्ट हुईं, साथ ही इस सड़क पर बड़े बड़े पत्थर गिर जाने से आवाजाही भी प्रभावित हुई है। बता दें कि दुमका में पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। खास तौर पर विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है और इसका सीधा असर पेयजल आपूर्ति पर पड़ा है। लोगों को भी सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे काफी परेशान हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जांच करेगी ईडी। अवैध तरीके से जमीन खरीद की होगी पड़ताल। झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब ईडी जांच करेगी। इस मामले में ईडी ने 5 एफआईआर भी दर्ज की है।
निशिकांत दुबे का कहना है कि अवैध घुसपैठिए झारखंड की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और अब इसी अवैध तरीके से हासिल किए गए जमीन की जांच ईडी करेगी। झारखंड में बांग्लादेशी के घुसपैठ के खिलाफ अब ईडी ने अपनी जांच शुरू करेगी। इस बात की जानकारी बीजेपी के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में दी है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की 17% जनसंख्या घटी है और बांग्लादेशी घुसपैठिए की संख्या बढ़े हैं। निशिकांत दुबे ने 2011 के जनगणना का हवाला देते हुए कहा कि पूरे देश में मुसलमानों की जनसंख्या 4% बढ़ी है, लेकिन झारखंड में उनकी जनसंख्या 14% बढ़ी है, जबकि आदिवासी 45% से 28% पर आ गए हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि घुसपैठिए अवैध तरीके से जमीन कब्जा कर रहे हैं और इसी मामले में ईडी ने 5 एफआईआर दर्ज किए हैं। इस केस की जांच पर ईडी के अलावा एनआईए भी जांच कर रही है और भारत सरकार चाहती है कि यहां एनआरसी लागू हो। आपको बता दें, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कथित बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को बहुत ही जोर शोर से उठाया जा रहा है। पीएम मोदी भी रविवार को जब झारखंड दौरे पर आए तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया। पीएम ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के लिए एक बड़ा सिंडिकेट सक्रिय है। फिर पीएम ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की घुसपैठ की सुविधा देकर संथाल और कोल्हान में डेमोग्राफी में बदलाव किया जा रहा है। पीएम ने इसके लिए झामुमो, कांग्रेस और राजद को जिम्मेदार बताया था। सरायकेला में अंचल अधिकारी ने तटीय इलाकों का किया दौरा, बाढ़ से बचाव के लिए लोगों को दिए निर्देश। पूरे राज्य में लगातार हो रहे बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हो गया है। इसी क्रम में सरायकेला अंचल अधिकारी गम्हरिया कमल किशोर सिंह ने तटीय इलाकों का किया दौरा, स्थानीय लोगों को बाढ़ की अद्यतन स्थिति की दी जानकारी दी और सतर्क रहने का दिया निर्देश भी दिया। आपको बता दें, पानी बढ़ने की स्थिति में लोगों के ठहरने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय, पथ संख्या 5 शेल्टर होम को भी खुलवाया गया है। इसके साथ ही तटीय इलाकों के सभी शेल्टर होम खोलने के लिए नगर निगम भी सक्रिय दिखी दी। हजारीबाग चौपारण में 3 दिन की बारिश में गिरे 8 घर। 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश से चौपारण प्रखंड में लगभग 8 गरीब परिवार का कच्चा घर गिर गया। इस दौरान एक मिट्टी का घर गिरने से 4 बच्चे दब गए। शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ, सिर्फ घर में रखे कुछ सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। सभी भुक्तभोगी अपने परिवार के साथ रहता था। घर गिर जाने के कारण सभी परिवार बेघर हो गए और सभी सदस्य दूसरे के घर में शरण लिए हुए हैं। बता दें कि सभी भुक्तभोगी काफी गरीब है। अब देखना यह है कि प्रशासन इनकी कितनी मदद करता है। वहीं सोहरा में गिरे घर के संबंध में दहर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि नागेंद्र कुमार ने बताया कि प्रतीक्षा सूची में नाम नीचे रहने के कारण दोनों को अभी तक अबुआ आवास नहीं मिला है, जबकि सरकार एवं संबंधित अधिकारियों का कहना था कि प्राथमिकता के आधार पर परिवार को अबुआ आवास का लाभ दिया जाएगा। वहीं गोविंदपुर पंचायत के लराही में जीतन यादव, चोरदाहा पंचायत के ग्राम नावाड़ीह में सुकर गंझू, भगर के मालती देवी पति स्वर्गीय लखन दांगी, लोहरा के नारायण भुइयां पिता बालेश्वर भुइयां, भंडार में नगिया देवी पति स्वर्गीय राधे साव, नगीना देवी पति मुकेश दांगी का घर बारिश से गिर गया है। बाइक सवार 2 भाइयों पर गिरा पेड़, एक की मौत। रांची चतरा एनएच के चंदवा थाना क्षेत्र के कुजरी गांव के पास एक विशालकाय पेड़ बाइक सवार 2 भाइयों पर गिर गया। इसमें दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद चंदवा पुलिस ने दोनों घायल भाइयों को चंदवा अस्पताल में लाई। यहां चिकित्सकों ने एक भाई 25 वर्षीय राहुल तूरी को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों भाई लोहरदगा के रहने वाले थे। सोमवार की शाम बालूमाथ से चंदवा की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कुजरी गांव के पास बारिश में एक विशालकाय पेड़ जड़ से कमजोर होकर सड़क पर गिर गया और बाइक सवार भाई उसकी चपेट में आ गए। इसमें राहुल का भाई सुधीर तुरी घायल हो गया। सुधीर को रिम्स रेफर कर दिया गया है। देसी कट्टा के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा मुफ्फसिल थाने की पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया और दोनों युवक को सोमवार को जेल भेज दिया गया।
पहली वारदात कजिया नदी पुल के समीप छुरिया बाबा मंदिर के पास की है। एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि सफेद टी शर्ट पहना, गले में गमछा लपेटे एक युवक देसी कट्टा लेकर छुरिया बाबा मंदिर के पास घूम रहा है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बताए गए हुलिया के आधार पर युवक को पकड़ लिया। पकड़ा गया युवक शक्ति सिंह ककना, गांव नावी स्वर्गीय जयकांत सिंह का पुत्र है। तलाशी में उसकी कमर से पुलिस ने देसी कट्टा बरामद कर लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बाइक सवार युवक ने पुलिस के समक्ष स्वीकार किया कि वह छिनतई करने के उद्देश्य से मंदिर के पास हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने बाइक और कट्टा जब्त कर उसे जेल भेज दिया। एक अन्य घटना में बसंत राय पुलिस ने अवैध पिस्तौल रखने के आरोप में चौक से एक युवक नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। वह विश्वंभर चक गांव का रहने वाला है। वह चौक पर अपने साथियों के साथ खड़ा होकर हथियार लहरा रहा था। फिर ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पहले पिटाई की, फिर पुलिस को सौंप दिया। उसके 3 साथी भागने में सफल रहे। बता दें, पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया है। लगातार बारिश से गोविंदपुर की बुजुर्ग महिला का मकान धराशायी। लगातार हो रही बारिश से धनबाद गोविंदपुर में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तेज बारिश में क्रिस्टोफर निवासी बुजुर्ग महिला जमुना देवी का मकान धराशायी हो गया। मिट्टी का मकान ढह जाने से यमुना देवी के समक्ष रहने व खाने की समस्या खड़ी हो गई है। महिला ने बताया कि घर में रखा अनाज, बर्तन समेत सभी सामान मलबे में दबकर बर्बाद हो गए। धनबाद मैथन सबस्टेशन का ब्रेकर ब्लास्ट, 50,000 की आबादी अंधेरे में। मैथन के संजय चौक स्थित बिजली सबस्टेशन का ब्रेकर सोमवार सुबह करीब 8 बजे ब्लास्ट कर गया। इससे सबस्टेशन से जुड़े क्षेत्रों की बिजली गुल हो गई है। करीब 50,000 की आबादी अंधेरे में है। बिजली गुल होने से मैथन, संजय चौक, वनमेढ़ा, प्रोफेसर कॉलोनी, ईएसआई अस्पताल, मेढ़ा, शिवलीबाड़ी, कालीमंडा, गल्फरबाड़ी आदि क्षेत्र प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में ब्लैकआउट की स्थिति है। बिजली नहीं रहने से क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों का उत्पादन प्रभावित है। जेबीवीएनएल की लचर व्यवस्था का आलम यह है कि शाम 4 बजे तक सबस्टेशन में मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया था। ज्ञात हो कि ब्रेकर ब्लास्ट होने से पहले से ही क्षेत्र के उपभोक्ता लोड शेडिंग की समस्या झेल रहे थे। जेबीवीएनएल के लापरवाही के कारण पिछले 2 दिन में पीएचआईडी फीडर, बरमुडी फीडर करीब 8 बार ब्रेकडाउन हो चुका है, जिसके कारण पिछले 2 दिन में मुश्किल से मात्र 8 घंटे ही बिजली आपूर्ति हो पाई है। जेबीवीएनएल निरसा 2 के कनीय अभियंता ने बताया कि ब्रेकर की मरम्मत के लिए धनबाद से टीम आ रही है। टीम के आने के बाद ब्रेकर ठीक करने में करीब 6 घंटे का समय लगेगा। बारिश ने रोकी दुर्गा पूजा पंडाल निर्माण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे से अधिक समय से रांची में भारी बारिश से जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने राजधानी में बन रहे दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण के रफ्तार को भी रोक दिया है। दुर्गा पूजा में 14 दिन बच गए हैं और इस समय पूरी तेजी से पंडालों का निर्माण कराया जा रहा था, जो बारिश के कारण प्रभावित हो गया है। बता दें कि रांची में 130 से भी अधिक जगह दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण होता है। वहीं लगभग 20 मुख्य पंडाल जो शहरी क्षेत्र में बनाए जाते हैं। यहां दूर दराज से लोग घूमने भी आते हैं। कई बड़े पंडालों में देवी की प्रतिमा वहीं तैयार की जाती है, लेकिन बारिश के कारण सारा काम प्रभावित हो गया है। देश के मध्यम और गरीब लोगों के लिए अमृत भारत ट्रेन भी शुरू होगी। जनवरी 2025 से देश के मध्यम और गरीब लोगों के लिए अमृत भारत ट्रेन भी शुरू होगी। स्लीपर सहित जनरल कोच की व्यवस्था की जाएगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन कार्यक्रम में रेलवे चेयरमैन सतीश कुमार भी शामिल हुए। चेयरमैन के मुताबिक रेलवे एग्जीक्यूटिव क्लास के साथ साथ आम जनता का भी पूरा ख्याल रख रहा है, इसलिए जनवरी से आम जनता के लिए अमृत भारत ट्रेन शुरू की जा रही है। किराया वंदे भारत से कम होगा, लेकिन सुविधाएं वही रहेंगी। वहीं उद्घाटन के दौरान चेयरमैन ने कहा कि फिलहाल देश भर में 110 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। 11 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से यह संख्या बढ़कर 121 हो जाएगी। हम वंदे भारत की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं।
यशवंत सिन्हा ने हिमंत बिस्वा शर्मा पर भी दिया बड़ा बयान। एक दशक पहले तक बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाने वाले यशवंत सिन्हा ने अटल विश्व मंच नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है। उन्होंने सबसे पहले फॉर्म भरा और पार्टी में शामिल हो गए। हजारीबाग के बीजेपी कार्यालय अटल भवन में अटल विश्व मंच का कार्यालय खुल गया है। यशवंत सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी के गठन का ऐलान किया और कहा कि अटल विख मंच सभी 81 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगा। अटल विखा मंच उसी कार्यालय में कार्य करेगा जहां पर यशवंत सिन्हा और उनके पुत्र जयंत सिन्हा के लगभग 2.5 दशक के कार्यकाल के दौरान भाजपा कार्यालय कार्य करता था। यशवंत सिन्हा ने कहा कि चुनाव लड़ने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पार्टी ईमानदार प्रत्याशियों को पहली प्राथमिकता देगी। यशवंत सिन्हा ने यह भी स्पष्ट किया कि अटल विकास मंच कोई स्वैच्छिक संगठन या चंदा इकट्ठा करने वाली पार्टी नहीं है, यह पूर्णतया राजनीतिक दल होगा। गांवा में बारिश का कहर, पेड़ गिरने से मकान धराशायी, बचे लोग। गिरिडीह जिले में तेज हवा के साथ बारिश का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। तेज हवा से पेड़ व बिजली के पोल गिरने से शहरी क्षेत्र में रविवार रात से ही बिजली गुल रही, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बत्ती गुल रही। गांवा थाना क्षेत्र के सेरुआ पंचायत के डाबर गांव में सोमवार की सुबह जयदेव सिंह के कच्चे मकान पर विशालकाय पेड़ गिर गया, जिससे मकान धराशायी हो गया, लेकिन घर के लोग बाल बाल बच गए। परिवार अब खुले आसमान के नीचे आ गया है। घटना के समय परिवार के लोग घर के बगल में बैठे थे, तभी जोरदार आवाज के साथ घर के आगे स्थित पेड़ घर पर जा गिरा। भुक्तभोगी जयदेव सिंह की पत्नी टुन्नी देवी ने बीडीओ से मुआवजा व सरकारी योजना का आवास दिलाने की मांग की है। चंपाई सोरेन ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। हो भाषा सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है और ये ऑस्ट्रो एशियाई पारिवारिक भाषाओं का हिस्सा है। हो भाषा की वारंगक्षिति लिपि नाम की विशेष रूप से डिजाइन की गई लिपि है। इस भाषा का इस्तेमाल झारखंड के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम में किया जाता है। इसकी किताबें देवनागरी, ओडिया, बांग्ला और वारंगक्षिति लिपि में भी प्रकाशित हुई हैं। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने भी हो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अपने पत्र में चंपाई सोरेन ने लिखा है कि आदिवासी हो समाज की वर्षों से मांग रही है कि हो भाषा वारंगक्षिति लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी ही समाज युवा महासभा की ओर से 14 सितंबर 2024 को जंतर मंत्र, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से विशेष अनुरोध भी किया गया है कि इनकी उक्त मांग पूरी की जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरी कामना के साथ अनुरोध करता हूं कि समाज हित में आप हमारे आदिवासी हों, समाज की हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने के लिए उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे। इसके लिए हमारे आदिवासी हो समाज के लोग आपके सदैव आभारी बने रहेंगे। पलामू में 3 दिनों से नॉनस्टॉप भारी बारिश, जानिए कब थमेगी बरसात। बांग्लादेश से उठा साइक्लोनिक सर्कुलेशन झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अपना कहर बरपा रहा है। झारखंड में पिछले 3 दिनों लगातार जोरदार बारिश हो रही है और कई नदियां डेंजर जोन से ऊपर आ चुकी हैं, तो कहीं बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पलामू जिले में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते भारी बारिश हो रही है। मंगलवार को दबाव का क्षेत्र डाल्टनगंज से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है, जो देर रात तक दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के इलाके में शिफ्ट हो जाएगा, जिसके बाद इलाके में बारिश में कमी आएगी। पिछले 3 दिनों से पलामू में भारी बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। कई निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है, तो कई घरों में पानी घुस गया है। भारी बारिश के कारण जगह जगह की सड़कें टूट गई हैं, जिससे डाल्टनगंज महुआ डांड रोड पर सफर करना खतरनाक हो गया है। इस दौरान 250 मिलीमीटर से भी अधिक बारिश हुई है। बारिश के कारण पलामू, गढ़वा और लातेहार के इलाकों में 3 से अधिक मौतें भी हुई हैं।
लातेहार के गारू इलाके में बूढ़ा नदी पार करने के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई थी। वहीं पलामू के इलाके में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हुई थी। गढ़वा के इलाके में एक शिक्षक नदी पार करने के दौरान बह गए थे। लगातार बारिश को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है और तटीय क्षेत्रों में स्थानीय कर्मचारियों की तैनाती की गई है। बारिश के कारण छोटी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि कोयल, औरंगा, अम्मानत जैसी नदियां उफान पर है। मेदिनीनगर के सदर एसडीएम अनुराग तिवारी ने बताया कि तटीय क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। सदर अंचल पदाधिकारी और कर्मचारी भी इलाके में नजर बनाए हुए हैं। आम लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। महुआ डांड रोड पर सफर करने वाले रिंकू नामक युवक ने बताया कि रोड पर चलना काफी मुश्किल हो गया है। कई जगह बहने की स्थिति में हो गई है। चांडिल डैम का जल स्तर खतरे के करीब, 9 गेट खोले गए और खुले तो जमशेदपुर पर दोहरा खतरा। पिछले 3 दिनों से नॉनस्टॉप बारिश से एक और खरकाई का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जबकि स्वर्ण रेखा का जलस्तर खतरे के करीब आज था। इसी बीच खबर आ रही है कि बागबेड़ा के निचले इलाकों में पानी घुस गया है और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जबकि दूसरी ओर चांडिल डैम के भी जलस्तर में तेजी से इजाफा हो रहा है, वह भी खतरे के निशान के करीब है। इसके बाद प्रशासन ने डैम के 13 में से 9 फाटक खोल दिए, जिसकी वजह से तकरीबन 1 दर्जन विस्थापित गांवों में पानी घुस गया है, जबकि जमशेदपुर पर दोहरा खतरा मंडराने लगा है। यदि और फाटक खोले जाए तो मानगो और दुमुहानी में भी बाढ़ आने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक यदि चांडिल डैम का जलस्तर 184 मीटर हो गया तो 116 गांवों पर खतरा मंडराने लगेगा। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से नॉन-स्टॉप बारिश के चलते खरकई और स्वर्ण रेखा नदी कई जगह खतरे के निशान पार कर गई है। स्वर्ण रेखा का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के मानगो के निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है, जबकि खरकाई का जलस्तर बढ़ा तो बागबेड़ा, जुगसलाई आदि के निचले क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। खास बात यह है कि खरकाई और स्वर्ण रेखा का मिलन जमशेदपुर में ही होता है। ऐसी स्थिति में जमशेदपुर पर दोहरा खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि पिछले तकरीबन 3 दिनों से झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और भारी बारिश जारी है। प्रशासन के मुताबिक आदित्यपुर ब्रिज के पास हर की नदी खतरे के निशान के पार हो गई है, जबकि स्वर्ण रेखा नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है, जिसके कारण तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में कोहराम मचा हुआ है। यदि इसी तरह लगातार बारिश होती रहे तो उनके घर द्वार डूब जाने की पूरी संभावना है। इधर खबर आ रही है कि बागबेड़ा के निचले इलाके में बारिश का पानी कई घरों में घुस गया है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि मौसम विभाग ने और 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के अपना घर बाढ़ छोड़कर जाना होगा। इधर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को सुरक्षित रखने की चिंता मंत्री बन्ना गुप्ता ने व्यक्त करते हुए उपायुक्त को विशेष निर्देश जारी कर राहत एवं बचाव कार्य करने को कहा है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि लगातार 3 दिन से हो रहे बारिश के कारण स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के करीब है। नदी तट पर रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि सतर्क रहे। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि मामले में सतर्कता बरतते हुए ऐसे पीड़ितों को चिन्हित करते हुए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का उपाय करें, साथ ही उनके दवाइयों, रहने और खाने का भी इंतजाम सुनिश्चित करें और राहत एवं बचाव कार्य चलाएं। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने की अपील की है एवं नदी में नहीं जाने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं अपने समर्थकों से भी क्षेत्र में भ्रमण कर पीड़ित परिवार का सहयोग करने का आह्वान किया है। बता दें कि बागबेड़ा के निचले इलाके में हर वर्ष बरसात के समय यही हाल हो जाता है। प्रशासन नेता आश्वासन देते हैं, लेकिन फिर कोई सुध लेने वाला नहीं होता है। रुक्का डैम हुआ लबलब, 3 फाटक खोला गया। रांची का सबसे बड़ा डैम रुक्का डैम लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लबालब भर गया है, जिसके बाद मंगलवार की सुबह
डैम के 3 फाटक को खोल दिया गया ताकि अतिरिक्त पानी को निकाला जा सके। रुक्का डैम से रांची शहर की बड़ी आबादी को जलापूर्ति होता है। साथ ही सिकिदिरी हाइडल पावर प्लांट से पनबिजली बिजली तैयार किया जाता है। बताते चले कि इस डैम की पानी रोकने की अधिकतम क्षमता 36 फीट है। बीती शाम को ही डैम का वाटर लेवल 32 फीट से पार कर गया था। सोमवार की रात में हुई तेज बारिश के बाद डैम में पानी खतरे के निशान को पार कर गया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले तक डैम में पानी का लेवल मात्र 23 फीट था, लेकिन 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। ढुल्लू व चंद्रप्रकाश ने तेलमच्छो में किया 3 सड़कों का शिलान्यास। सांसद ढुल्लू महतो व चंद्रप्रकाश चौधरी ने सोमवार को धनबाद बोकारो व चंद्रपुरा को जोड़ने वाले पुराना NH 32 की जर्जर सड़क सहित 3 सड़कों के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। ग्रामीण एकता मंच के संयोजक राजू महतो, जिप सदस्य आशा देवी, मुखिया सुनीता देवी, मीरा कुमारी, रिंकू देवी ग्रामीणों के सहयोग से लगातार आंदोलनरत थे। अंततः अधिकारियों की नींद खुली व सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास कराया है। इससे क्षेत्र के लोगों में खुश है। इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से 2 अन्य सड़कों का भी निर्माण कराया जाएगा। इसमें तेलमच्छो मोड़ से जमुनियांटांड रेलवे स्टेशन फाटक तक व कांड्रा पंचायत सचिवालय से पारजोरिया तक की सड़क शामिल है। ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से सोमवार को तेलमच्छो बाजार में आयोजित समारोह में सांसद ढुल्लू महतो व चंद्रप्रकाश चौधरी ने उक्त तीनों सड़कों के सुदृढ़ीकरण व पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। समारोह को संबोधित करते हुए चंद्रप्रकाश चौधरी ने कहा कि ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने उन्हें और ढुल्लू महतो को आवेदन दिया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद लोगों को काफी सुविधा होगी। सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि हेमंत सोरेन सरकार युवाओं को ठगने का काम कर रही है। हेमंत सोरेन ने 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज तक उसे पूरा नहीं किया। युवा दूसरे राज्यों में पलायन करने को विवश हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने पर राज्य का विकास तेज होगा और युवाओं को योग्यता के अनुसार रोजगार से जोड़ा जाएगा। मौके पर सांसद प्रतिनिधि शिबू महतो, शत्रुघ्न महतो, राजू महतो, सुभाष रवाणी, धनेश्वर महतो, रामेश्वर महतो उर्फ बॉबी, संतोष कुमार महतो, जिप सदस्य आशा देवी, मुखिया रिंगू देवी, मीरा कुमारी, सुनीता देवी, पंसस अनिता देवी, विनोद महतो सहित लोग मौजूद थे। धनबाद। लगातार बारिश से तोपचांची में गिरा मकान, बाल बाल बचा परिवार। तोपचांची में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कच्चे खपरैल मकानों में रह रहे लोग दहशत में हैं। प्रखंड की भुइयां चित्रो पंचायत के नीचे टोला में सोमवार की सुबह बारिश से शहबाज आलम का मकान ध्वस्त हो गया। घर में महिला अपने बच्चे के साथ खाना बना रही थी, तभी तेज आवाज के साथ घर गिर गया। महिला किसी तरह अपने बच्चे को लेकर बाहर निकली और शोर मचाने लगी। पीड़ित शहबाज आलम ने बताया कि बारिश ने उसका आशियाना छीन लिया। माली हालत खराब रहने के बावजूद उसे अब तक सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मुखिया पति अजमत ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को उसे दूसरे के घर में रहने की शरण दिलाई। उन्होंने अधिकारियों से भुक्तभोगी परिवार को मुआवजे दिलाने की मांग की है। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।